आज हम लोग डिस्कस करेंगे फटीग के बारे में। डिस्कस फटीग एज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फटीग क्या होता है। तो फटीग का मतलब होता है थकान। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ फटीग इज कंसर्न विद टास्क एंड प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द लाइवलीहुड ऑफ द पर्सन। किसी भी इंसान को अपने लाइवलीहुड के लिए काम करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, और उससे उसको जो थकान होती है उसी को हम लोग फटीग के नाम से जानते हैं। तो साइकोलॉजी में जो फटीग की स्टडी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फटीग, कितने टाइप्स के फटीग होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दो टाइप के फटीग होते हैं। और जो बुक में है वो इस तरीके से है कि फिजिकल, मेंटल, नेसेसरी और अननेसेसरी। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल फटीग के बारे में पढ़ेंगे। इसको फिजियोलॉजिकल फटीग के नाम से या मस्कुलर फटीग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है जब बॉडी की थकान, मतलब फटीग ऑफ द बॉडी, ये किससे अकर होती है, मतलब होती है जैसे कि हम लोग के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, डिफरेंट वेरियस बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जब अनेबल हो जाते हैं काम करना, मतलब प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते हैं, थकान महसूस होती है, तो ये इस तरीके की फटीग होती है। तो ये फटीग किस तरीके से कॉज होती है? ड्यू टू टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल फटीग अकर होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंटल फटीग। मेंटल फटीग को फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फटीग भी कहते हैं, और इसे हम लोग फटीग ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं। जैसे हमने फिजिकल फटीग में पढ़ा था कि फटीग ऑफ द बॉडी, इसी तरीके से मेंटल फटीग को हम लोग फटीग ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं। मेंटल फटीग जो होता है वो बोर्डम की वजह से होता है। और मेन कॉज बोर्डम का कैसे होता है, अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो बच्चों में बोर्डम कैसे अकर होता है या कॉज होता है उसका? ड्यू टू द लेक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर इंटरेस्ट की कमी है तो ऑब्वियसली मेंटली बच्चा थका फील करेगा। ठीक है। तो ये किस तरीके से होते हैं, जो ये इंटरेस्ट होता है, ये इसकी कमी क्यों होती है? इसके भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे टीचिंग मेथड। अगर किसी टीचर का प्रॉपर टीचिंग मेथड नहीं है तो इसकी वजह से बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पाता है पढ़ाई में और उसको बोर फील होता है। इसमें इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल भी इफेक्ट करता है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं है तो भी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है। और फैमिली का भी इस पे बहुत रोल पड़ता है। अगर फैमिली में कंडीशन सही नहीं है तो उससे भी बच्चे में जो फटीग होता है वो डेवलप करता है। और इसी तरीके से बड़ों में भी यही चीज होती है कि अगर कहीं पे मन नहीं लग रहा है या एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं है वर्क प्लेस का, तो मेंटल फटीग होने लगता है। तीसरा है नेसेसरी फटीग। नेसेसरी फटीग एक्चुअली होता ये है कि जब हम लोगों को काम करना पड़ता है, मतलब जब हम लोग काम करते हैं सपोज, तो ये नेचुरल सी बात है कि काम करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। चाहे कोई भी काम करें, कोई भी एक्टिविटी करें, तो एक इंसान को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है इसको मतलब कहना चाहिए द मेन पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इज, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी देखा गया है कि जब फटीग वो होती है, मतलब फटीग को रिड्यूस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थकान को कम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर थकान कम नहीं होगी तो इससे प्रोडक्टिविटी, किसी भी पर्सन की प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी। उसकी जो फीलिंग है अनहैप्पीनेस की वो बढ़ेगी, और इसकी वजह से उसमें जो पार है, जो एनर्जी है, वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे किसी एक बंदे के ऊपर पूरा काम पड़ जाए तो उसमें क्या होगा कि काम करने के बाद भी कोई खुशी नहीं फील होगी, क्योंकि इतना इतना ज्यादा उसके ऊपर काम पड़ गया। तो इस वजह से उसकी जो एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज होगी और थकान भी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये सीधा सीधा अंतर है कि अगर फटीग बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी काम की कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अननेसेसरी फटीग। तो अननेसेसरी फटीग, जैसे अभी हम लोगों ने नेसेसरी फटीग में पढ़ा कि एक बंदे के ऊपर बहुत सारा काम पड़ना, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं, मगर इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, जिनकी वजह से जो कैपेसिटी होती है काम की वो डिक्रीज हो जाती है।
तो इस तरीके से हम लोग अननेसेसरी फटीग को समझते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फटीग। जो सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स क्या होते हैं? रिडक्शन हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन का कमी हो जाती है। इसी तरीके से इफिशियंसी जो होती है वो भी कम हो जाती है। सेंस ऑफ वीकनेस, मतलब थकान या कमजोरी का सेंस डेवलप होता है फटीग की वजह से। इसी तरीके से जो न्यू कंडीशंस होती हैं उसमें डिफिकल्टी होती है एडजस्ट करने। इसी तरीके से ऑल द टाइम बॉडी में या माइंड में हमेशा हैवीनेस फील होता है, और जो पर्सन होता है उसको फिजिकल एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। स्ट्रेस और टेंशन हमेशा उसके फेस पे दिखती है। जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो भी एडवर्सली अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से गलतियां बहुत होती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब मतलब काम हो जाता है, किसी भी इंसान का के ऊपर काम है और वो काम कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद उसके चेहरे पर हैप्पीनेस नहीं होती है ना, तो ये डिसअपियर हो जाती है हैप्पीनेस, वो सिर्फ थकान की वजह से होता है। अच्छा, जो एच श्मिडिक्टे, क्या पढ़ेंगे इसको? श्मिडिक्टे, ये एक साइकोलॉजिस्ट है। 1965 में इन्होंने फिजिकल फटीग और मेंटल फटीग के बारे में बताया। फिजिकल फटीग अगर किसी को होती है तो उसमें मसल सिस्टम में चेंजेस आते हैं, मस्कुलर फोर्स में चेंज आता है। इसी तरीके से मस्कुलर जो फटीग होता है उसकी वजह से इंटायर लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से जब थकान होती है तो पर्सन के ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आती है, या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसी तरीके से हार्ट बीट, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एक्टिविटीज, इस तरीके से कई प्रॉब्लम्स आती हैं। मेंटल फटीग की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि परसेप्शन और कोऑर्डिनेशन में डिस्टरबेंस होता है, कंसंट्रेशन, अटेंशन और थिंकिंग में डिस्टरबेंस होता है, डिवीजन होता है। इसी तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसमें भी डिवीजन होता है। अब हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं फटीग को और प्रोडक्टिविटी को। तो इस तरीके से कई सारे फैक्टर्स हैं, मगर पहले देखेंगे हम लोग कि इसको थ्री टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल, फिर फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। तो साइकोलॉजिकल में जो कि हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, साइकोलॉजी की के अकॉर्डिंग होते हैं, उस तरीके के फैक्टर्स में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का डायरेक्ट मतलब इफेक्ट पड़ता है फटीग पे। मतलब अगर कोई भी बंदा अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी पर्सन अच्छे से काम कर रहा है और उसको समय समय पर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या उसे मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, फाइनेंशियल हो या किसी तरीके से भी हो, तो वो उसकी इम्पैक्ट डालता है उसकी प्रोडक्टिविटी पे। अगर कोई भी पर्सन वेल मोटिवेटेड है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी और बढ़ेगी काम करने की, और इसी तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क में हम लोग देखते हैं अगर कोई अकेले काम करता है तो उसमें मतलब जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उतनी नहीं होती है, मगर अगर वही चीज अगर ग्रुप में कर ली जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और काम की स्पीड भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग क्लासेस में कर रहे हैं, तो 4 क्वेश्चंस अगर हम लोगों को मिल गए तो एक एक क्वेश्चन सब लोगों ने डिवाइड कर दिए और एक एक क्वेश्चन सब लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखा जाए तो मैंने एक क्वेश्चन किया था, मगर पूरी क्लास अटेंड करने के बाद मेरे 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। तो इस तरीके से ये फायदा होता है ग्रुप टास्क का। इसी तरीके से स्पीड ऑफ वर्क में हम लोग देखेंगे, जब काम की स्पीड ज्यादा तेज होती है तो उसी तरीके से तेजी से थकान भी होती है, मगर अगर काम को धीमे धीमे किया जाए तो उससे जो थकान होती है वो थोड़ा कम होती है। इसी तरीके से नॉलेज एंड रिजल्ट, अगर कोई पर्सन इंस्पायर होता है, वो इसलिए इंस्पायर होता है कि उसको समय समय पे जो उसने काम अपना कंप्लीट किया है उसको बताया जाए या उसको इंस्पायर किया, मतलब उसको उसकी तारीफ की जाए, तो उससे क्या होता है कि उसमें
इस तरीके की जो सिचुएशन होती है उसमें फटीग का जो लेवल होता है वो लोअर डाउन हो जाता है, और इसी तरीके से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इनहेंस हो जाती है। सपोज कोई पर्सन अच्छा काम कर रहा है और उसने काम कंप्लीट कर दिया है, तो उसको समय समय पे ये चीज बतानी चाहिए कि भाई आपके इस काम से ये फायदा हुआ, ये चीज हुआ, तो उससे वो एक तरीके से मोटिवेट भी फील करता है। और इससे क्या होता है कि उसका जो काम करने की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, और थकान भी उसे कम महसूस होती है। इसी तरीके से रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात हम लोग करेंगे, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो होते हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इफेक्ट डालते हैं प्रोडक्टिविटी और फटीग पे। रिवॉर्ड इस तरीके से एकदम से बूस्ट देता है प्रोडक्टिविटी को, और मोटिवेशन भी इसमें फटीग को अफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से स्लो हो जाती है, इसका जो लेवल होता है, जो इसका मतलब धीमे हो जाता है। अगर आप किसी को मोटिवेट करोगे, किसी को रिवॉर्ड्स दोगे, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी तो बूस्ट हो जाएगी, और फैटीग का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से, मगर कभी कभी क्या होता है कि पनिशमेंट बहुत अच्छा रोल भी निभाता है, मतलब मोटिवेट करने के लिए। जैसे कभी कोई काम कर तो रहा है कोई, मगर उसमें अगर कोई चीज पनिशमेंट की तौर पे उसको बताया जाए या उसको बताया जाए, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जिससे जो वो काम कर रहा है वो पर्सन काम में कुछ चेंजेस भी करता है, जिसकी वजह से उसमें अ, और अच्छी तरीके से वो कर पाता है। ठीक है। इसी तरीके से सेटिस्फेक्शन इन वर्क, सेटिस्फेक्शन वर्क मतलब जो भी हमारा वर्क है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसमें अगर कोई इंडिविजुअल या हम लोग अगर उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, तो क्या होगा कि उस काम में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और हम लोग उसमें अच्छी तरीके से मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और हम लोगों को थकान भी ऐसा नहीं होगी। जैसे कि आप सभी लोग होंगे, जिस जिस प्रोफेशन में आप लोग होंगे, आप लोग वो उसमें उससे सेटिस्फाइड होंगे, आप उसमें एंजॉय करते होंगे, तो उससे ये होता है ना कि उसमें आप लोग अपना 100% दे पाते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, बट उससे थकान भी ऐसे नहीं होती। इसके बाद हम लोग 7 पॉइंट पढ़ेंगे, रेस्ट पॉज एंड इट्स इफेक्ट। तो रेस्ट पॉज एंड इट्स इफेक्ट का मतलब ये कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर लगातार कोई काम कर रहा है और वो थकान तो ऑब्वियसली फील करेगा, तो उसको एक छोटे टाइम के लिए या कुछ समय के लिए उसको रेस्ट रिक्वायर्ड होता है, ताकि वो जब रेस्ट या पॉज ले ले, तो उसके बाद जब वो काम स्टार्ट करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। ठीक है। इसी तरीके से 8 पॉइंट है, लर्निंग मेथड्स एंड इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट्स। तो इसमें क्या है कि बेसिकली देखा जाए कि अगर कोई भी पर्सन एक साइंटिफिक वे में ना, एक अप्रोप्रिएट तरीके से अगर किसी काम को करता है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है, और जो वो होता है मतलब लेबर होता है वो भी कम होता है, मतलब वेस्टेज जो होती है लेबर की वो कम होती है, और साइंटिफिक मेथड को अगर यूज करके काम करता है कोई पर्सन, तो इससे फटीग भी कम होती है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वर्क। अगर कोई पर्सन सेम वर्क कंटिन्यूअसली कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, उस काम से बोर हो जाता है, तो क्या होता है, थकान भी आ जाती है। इसीलिए कुछ स्टडीज में भी ये प्रूव किया गया है कि कोई भी पर्सन की फैटीग जो होती है वो रिड्यूस हो सकती है या रिमूव हो सकती है सिर्फ उसके काम को चेंज करने से। ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो काम होता है, जो टास्क होता है, उसको चेंज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और फटीग कम होती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट विद वर्क। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी पर्सन जब वेल एडजस्ट हो जाता है अपने काम के साथ, उसे अच्छी तरीके से समझने लगता है, और उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट देता है या इन्वॉल्व हो जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो होती है उस काम की वो एनहेंस होती है। इसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला है फास्टिंग। अगर कोई भी भूखा होगा, या फास्टिंग स्टेट या स्टेट ऑफ हंगर जो होती है वो
डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर भूखा है तो वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए खाना बहुत जरूरी है, और खाने की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी जो काम की होती है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है इंटॉक्सिकेंट्स। तो इंटॉक्सिकेंट्स जैसे जो इनटेक होता है इंटॉक्सिकेंट्स का, वो भी इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी पे, जैसे कि टी, कॉफी, सिगरेट। तो इस तरीके के जो प्रोवाइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, वो किसी भी कॉमन पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं एक नॉर्मल लेवल से हायर लेवल के लिए। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, ज्यादा इनटेक इस टाइप के इंटॉक्सिकेंट्स का इंजूरियस भी होता है हमारी हेल्थ के लिए, और ये हमारे जो प्रोडक्टिविटी होती है उस पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो बस ये एक तरीके के रिफ्रेशमेंट की तरह से ही यूज करना चाहिए, इसका एडिक्ट नहीं होना चाहिए। स्लीप स्लीप अगर सफिशिएंट स्लीप नहीं है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि हर ह्यूमन बीइंग को सफिशिएंट स्लीप जरूरी है। ठीक है, और अगर नींद की कमी होगी या सो नहीं पाएगा कोई, तो उसको जो क्या नाम है उसके अंदर थकान की फीलिंग डेवलप होगी, और इसकी वजह से उसमें उसके काम में भी इसका असर पड़ेगा। तो एक एडल्ट को 6 to 8 आवर्स जरूरी है सोना। इसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नॉइज सबसे पहले आता है। तो नॉइज क्या है? नॉइज इज ऑल्सो क्रिएट फैटिग एंड अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। नॉइज क्या करती है कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है और फटीग को बढ़ाती है या बढ़ाती है। तो इसको ये एक साइकोलॉजिस्ट है एमएस विटले से, जो जिन्होंने 1962 में भी बताया इसके बारे में। और जो वर्किंग अगर कहीं पे भी नॉइजी उसमें सिचुएशन में वर्किंग है, तो इससे क्या होगा कि जो थकान होगी वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होगी। टेम्परेचर टेम्परेचर जो होता है वो प्रोडक्टिविटी पे और उस फटीग पे अफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से जैसे क्या टेम्परेचर, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, हीट हो गया, है ना। तो ऐसा कहा भी जाता है कि जो प्रोडक्टिविटी है हॉट कंट्रीज में, है ना, उस वहां पे फिर भी अच्छे से काम होता है, बेटर वे में काम हो पाता है, और हाई टेम्परेचर या ड्राई एयर में। मगर इसी चीज को अगर देखा जाए लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के में, क्या होता है, प्रोडक्टिविटी नहीं सही होती है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी की वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जा सकता है, काम नहीं कर पाया जाता है। तो इसलिए इट वुड बी बेटर इफ द फैन आर आल्सो रनिंग। ठीक है, तो इसका कुल मिला के मतलब यही है कि टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होता है तो काम करने में प्रॉब्लम आती है और थकान ज्यादा होती है। इसके बाद है सॉफ्ट ड्रिंक्स ड्यूरिंग वर्क। तो सॉफ्ट ड्रिंक ड्यूरिंग वर्क से हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक्स टेकन टास्क ऑन द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है, लोग स्कूल में बहुत ज्यादा थक जाते हैं, या बहुत कभी कभार बहुत ज्यादा लगातार पीरियड्स होते हैं, लगातार वो होते हैं। तो कभी भी किसी टीचर ने सपोज रिफ्रेशमेंट वो किया कि भाई एनिवर्सरी है या बर्थडे है, तो ये एक तरीके का जो रिफ्रेशमेंट होता है वर्क प्लेस पे, ये इससे हम लोग फिर से एक अच्छी से एनर्जेटिक हो जाते हैं, और काम करने में फिर से और अच्छा लगने लगता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ड्यूरिंग वर्क से। ठीक है, इसी तरीके से कुछ टीचर्स भी होते हैं, वो भी समटाइम्स बच्चों को जब मन नहीं लगता है तो उनको इस तरीके से छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट्स देते हैं, जिससे बच्चे खुश होके पढ़ने में और मन लगाने लगते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट का जो डिफेक्टिव लाइट होती है, लाइट सिस्टम होती है, उसका वर्क प्लेस पे अगर है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है काम का थकान पे और काम की प्रोडक्टिविटी पे।
ठीक है। और ये एक तरीके का अननेसेसरी फटीग है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था अननेसेसरी फटीग पे, तो उसमें जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें अननेसेसरी फटीग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी टाइप ऑफ अननेसेसरी फटीग है, जिसमें अगर प्रॉपर लाइट नहीं होती है तो उससे क्या होता है, वर्क की जो प्रोडक्टिविटी होती है उस पर भी प्रॉब्लम आती है और थकान भी जल्दी होती है। तो डिफेक्टिव लाइट सिस्टम जो होती है वो प्रोडक्टिविटी को डाउन करती है, और इससे प्रूव भी किया गया है कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में। तो ये बुक में भी दिया हुआ है, जैसा कि वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ऐसा पाया है कि 1.7 फीट की कैंडल मतलब की दूरी पे अगर कैंडल है और उसको 4.7 फीट कैंडल किया गया है तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है 6%। ठीक है, तो और ये भी है कि जैसे ब्लू येलो लाइट जो होती है वो ज्यादा सही होती है इन कंपैरिजन ऑफ रेड एंड ब्लू कलर। ठीक है, इसके बाद है मेजरमेंट, जो कि लास्ट टॉपिक है हम लोगों का। मेजरमेंट क्या है कि फटीग जो होता है वो किसी भी पर्सन में वो उसकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं कम करता है बल्कि उसकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम देता है, मतलब हेल्थ को भी इम्पेक्ट करता है। ठीक है, इफेक्ट डालता है हेल्थ पे भी। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा थके हुए लोग होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत इरिटेट होने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, फटीग को हमारी मतलब उससे एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए कि एक्सरसाइज और हेल्दी फूड को हम लोगों की अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर में वर्क प्लेस का जो टेम्परेचर हो वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग ना फेस करें। इसी तरीके से जो वर्किंग आवर्स हैं उनको भी कम करना चाहिए, चाहे वर्क मेंटल हो या फिजिकल। और जो एम्प्लॉयज हैं उनको समय समय पे इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक उनको मोटिवेशन देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उनका अच्छा अप्रेजल होना चाहिए या उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनमें इस तरीके का की मतलब जो फटीग है उस वो कम हो सके या खत्म हो सके। इसी तरीके से एनवायरनमेंट ऑफ जो वर्क प्लेस है उसका एनवायरनमेंट कॉम्पिटिशन या कोऑपरेटिव होना चाहिए, जिससे किसी पर्सन का उस जगह पे काम करने में मन लगे। लास्ट है प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट। प्रॉपर लाइट अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें थकान ना हो। तो मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। Yes, ऑसम Priyanka. प्रियंका, ऑसम Yes, ऑसम। really, really. बहुत अच्छे से समझाया, जितना घबरा रहे थे कल रात में बहुत अच्छे से समझाया और चीजों को फॉलो किया। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं ना एक दो इसमें सीरियसली बताऊं, एक दो एग्जांपल्स देना मैं डर रही थी कि मैं दूं कि ना दूं। जैसे नॉलेज एंड रिजल्ट में मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं सही हो ना सही हो, प्लीज आप लोग जरूर सुने। जैसे कि नॉलेज और रिजल्ट में मैंने बताया कि कोई भी पर्सन है वो इंस्पायर तभी होता है कि उसे समय समय पे उसको बताना चाहिए कि उसके किए हुए कामों के बारे में उसको बताना चाहिए। जैसे कि लवली जी और चित्रा जी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग समय समय पे इन्हें नहीं कहेंगे, इन्हें थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो ये लोगों के मन में भी एक तरीके का फटीग आ जाएगा कि भाई हम लोग क्यों क्लास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास सिर्फ इन्हीं दो की वजह से हो पाती है, जैसा कि मेरा सोचना। ठीक है, नहीं. तो जिसमें लवली जी बहुत अच्छे से समझाती हैं और चित्रा जी बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। थैंक यू सो मच। पता है थैंक यू इसके साथ प्रियंका। क्या है? हाँ, सबसे बड़ी बात पता है हाँ क्या होता है कि ना हम्म, बुक करने वाले के साथ साथ ना सुनने वाले भी होने चाहिए, तब क्लास में मजा बिल्कुल आता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैंने लिसनर्स ये लिसनर्स एक्चुअली भी क्या हुआ होने इस चाहिए और एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। दिस इज वेरी ट्रू। अप्रिसिएशन एग्जैक्टली ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा इसको मैंने रिलेट किया अपने साथ और उसके बाद इसको आप लोगों के सामने समझाया। नहीं, नहीं, वही तो हाँ, मैंने बोला प्रियंका, आपने एकदम लाइव एग्जांपल्स और लोगों की क्लासेस से रिलेटेड डे टू डे एग्जांपल्स दिए, तभी तो मैंने बोला आपने बहुत अच्छा समझाया। जितना आप डर रहे थे रात में बिल्कुल भी नहीं था कहीं दिख रहा। और दूसरा प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी थी। और इनफैक्ट मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से समझाया उससे लग रहा था कि आप मुझसे थोड़ा इंस्पायर हुई हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने इनफैक्ट ऐसा सोचा था
मैंने ऐसे सोचा था कि लवली जी को तलाक के बोलूंगी, सीरियसली मैंने यही चीज सोची। आपने अच्छा हुआ आपने इस बात को समझ लिया, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब 1 और 2% ही मैं उनको कॉपी कर लूं। मतलब मैं यहाँ पे इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगी प्रियंका आपको कि आपने जो भी चीजें समझाई ना, कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि यू आर रीडिंग अ लाइंस ऑफ अ बुक। लग रहा था कि आप चीजों को समझ के समझा रहे हो। कहीं पर आप अटक नहीं रहे थे, कहीं पर भी आप हेजिटेट नहीं हो रहे थे, कहीं पर बुकिश वैल्यूज नहीं आ रही थी। यही चाहिए हमें, अकॉर्डिंग टू द शालिनी मैम, यही चाहिए हमें, यही चाहिए, और आपने ही कर दिखाया। थैंक यू सो बिल्कुल मच, बट सही पूरा कह रहे हो आप। क्रेडिट आप लोगों को जाता है। नहीं चलिए पता अब है हम वो। लोग नेक्स्ट हाँ टॉपिक। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक पे हाँ, चलते हैं। ओके। और बस पता है मोटिव यही है इस बात का कि क्लास अगर हमारी हो रही है और हम लोग इतना टाइम अगर सब लोग निकाल रहे हैं तो वो बस फ्रूटफुल होनी चाहिए। और सबके लिए वो एक तरीके से ना कि हम लोग ने अगर ये टाइम दिया है या जो नहीं सुन रहे हैं अगर उनको रिकॉर्डिंग भी जा रही है तो एटलीस्ट जब वो सुने तो उनको वो चीजें क्लियर हो जाए, उनको मिस मतलब क्लास मिस करने का एक वो ना हो कि नहीं अगर हम नहीं कर पाए तो हमें वो उसका बेनिफिट नहीं मिला घर बैठ के भी, है ना। तो इसलिए प्रियंका जितना समझाया बहुत अच्छा था। तो एक्चुअली इसमें ना 2 टॉपिक थे, दोनों क्वेश्चन थे 5 और 7 जो प्रियंका ने ही कवर कर दिए, जो आलोक जी को मैंने 7th क्वेश्चन दिया था। तो राइट आलोक जी हाँ राइट। तो आलोक जी अगर आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करे हो तो आप उनमें से भी कर सकते हैं, आप बताइएगा। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अभी दिव्यांशी बताने जा रही हैं। आलोक जी आपने कल वाले क्वेश्चंस गो थ्रू करे हैं जो मैम ने भेजे नहीं थे? मैम, कल वाला नहीं किया मैंने, एक्चुअली कल मेरे पास टाइम नहीं था, कोई इसलिए मैं कोई कुछ बात कर नहीं पाया एक्स्ट्रा। नहीं कोई बात नहीं आलोक जी। और आप आज सुनिए, है ना, क्योंकि जितना भी और हो पाएगा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड सेशन भी जी 12:40 पे मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो दो मुझे लगता है नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस एक्चुअली थोड़े लेंदी हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यही करते हैं कि अगर उतना हो गया तो हम उतना कवर कर लेंगे, ठीक है आलोक जी। फिर आप कल जो जी जी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। जी मैम, जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। दिव्यांशी आप ले लो, आप फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, बहुत दिन से हमने आपकी आवाज भी नहीं सुनी है। Divyanshi, over to you. Hello, Yes, am I audible? yes, you are audible. So, shall we start? Yes, you can start and I am going to mute myself. ठीक है, तो आप continuation में आप topic cover कर सकते हो, right? Fine. Okay. Okay, ma'am. So, अब हम पढ़ेंगे what is cooperative learning. Cooperative learning में पहले ये समझना जरूरी है कि cooperative का मतलब क्या है. Cooperative is something जहाँ पे हम सारे मिलजुल के काम करें in a team. तो cooperative learning में क्या होता है? It is a small group learning जिसमें आप एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे क्लास में एंड उस ग्रुप के थ्रू हमें बच्चों को पढ़ाना है. इसमें क्या है, जो बच्चे हैं वो आपस में अपने ग्रुप में वर्क करेंगे, उनको एक टास्क दिया जाएगा. बहुत कोऑपरेटिव लर्निंग के दो पार्ट हम ले सकते हैं. एक वैसा कोऑपरेटिव लर्निंग जिसमें हम हर बच्चे को मतलब एक टास्क देंगे, एक पर्टिकुलर टास्क देंगे एक ग्रुप को, और उस ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल बच्चे को वो टास्क कंप्लीट करना है. और एक ग्रुप टास्क वो होगा जिसमें हम एक ही टास्क उस पूरे ग्रुप को देंगे एंड पूरे ग्रुप को एक टास्क कंप्लीट करना है एक साथ मिलके इन अ टीम. सो इसमें हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कि हमें कोऑपरेटिव लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ेगी. कोऑपरेटिव लर्निंग की जरूरत बेसिकली इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये एक हेल्थियर रिलेशनशिप बनवाएगा बिटवीन द पीयर्स और बिटवीन दी ग्रुप. जो उस ग्रुप में बच्चे हैं उनमें एक अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को समझेंगे. अगर कोई बच्चा कहीं लैग कर रहा होगा तो उसको साथ में समझाएंगे. एक साइकोलॉजिकल हेल्थ बच्चों की इंप्रूव होगी, बच्चों का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा. जब हम बच्चों को किसी ग्रुप में काम करने के लिए देते हैं, कोई भी हम उनको ग्रुप टास्क देते हैं, तो उस ग्रुप टास्क में कभी ना कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा एज ए लीडर एमर्ज करता है. उस लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि वो सारे बच्चों को ओवर पावर कर रहा है. उस लीडर का मतलब ये होता है कि वो जो बच्चा है वो ये देख रहा है कि उसके ग्रुप को उसको कैसे चलाना है, ग्रुप में कैसे चीजें चलानी है, कौन बच्चा क्या काम कर सकता है, तो उसको वो काम दिया जाए. उस बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो काम जो है उसको बांटता है बाकी बच्चों में, और वो साथ साथ में खुद भी मतलब एज अ टीम मेंबर वर्क करता है. तो इसमें क्या है, बच्चा एक तो टीम में काम करना सीखेगा, वो लीडरशिप समझेगा कि लीडरशिप क्या है, लोगों को साथ में चलने का मतलब क्या होता है. अगर कोई लीडर नहीं भी एमर्ज हो रहा है तो वो खुद आपस में चीजें समझेंगे.
तो ये हमारा बेसिकली नीड था फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग से बच्चा जो होता है एनकरेज होता है आगे और अचीवमेंट करने के लिए, अचीवमेंट्स लेने के लिए उसको एनकरेजमेंट मिलती है। जो बच्चा है वो डिसीजन मेकिंग सीखता है, मुझे कैसे डिसीजन लेना है। एक्टिव लर्निंग यानी कि बच्चा जो है वो थ्योरेटिकली सिर्फ बुक्स से ही चीजें नहीं रीड आउट कर रहा है, वो जो है वो अपनी एनवायरनमेंट में देख रहा है कौन सा बच्चा कैसे काम कर रहा है, तो मुझे कैसा करना है, मैं क्या चीजें सीख सकता हूँ, किस चीज में मेरी कमी रह रही है तो मैं अपने साथ वाले दोस्त से सीखूं। फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अगर आप ग्रुप में कोई काम कंप्लीट कर पा रहे हो टाइमली तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ मैंने ये काम किया, और बाकी बच्चे आपको एनकरेज करेंगे तो आप बहुत मोटिवेटेड फील होगे। तो एक मोटिवेशन का सोर्स भी होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। इट इज बेसिकली टू डेवलप द इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि आप अपने स्किल्स को एक दूसरे को सिखा रहे हो, यू आर इंटरडिपेंडेंट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप हर एक बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए 5 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से एक बच्चा जो है वो एवरेज स्टूडेंट है, एक बच्चा जो है वो टॉपर है, एक जो है वो बिलो एवरेज है। तो जब सारे मिलके साथ में काम करेंगे तो जो अच्छा है पढ़ाई में या जो एक काफी स्टार स्टूडेंट है वो बाकी बच्चों को भी कॉप अप करने की कोशिश करवाएगा कि वो उन्हें समझाए। जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे स्कूल में एक हमारे इंग्लिश वाले मैम थे, विजय मैम। उन्होंने क्या किया हुआ था ना, उन्होंने हमारी क्लास में जैसे A1 ग्रेड वाले जितने बच्चे थे उनको ग्रुप लीडर्स बना दिया था। देन उसके बाद जो बाकी बच्चे थे उन्होंने ग्रुप डिवाइड कर दिया था। लाइक एक ग्रुप में 4 बच्चे होते थे, जो एक लीडर होता था वो उसके साथ उसके 3 मेंबर्स भी बैठते थे। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट होती थी हमारी वो भी ऐसी ही होती थी कि 4-4 बच्चे जो ग्रुप रहेगा वो 4-4 अपने डेस्क पे साथ में बैठेंगे। अब जब मैम कुछ पढ़ाती थी तो मैम विल से कि ग्रुप ए विल रीड दिस टॉपिक एंड ग्रुप ए का जो लीडर है वो उसको रीड करेगा एंड उसका एक और मेंबर जो उस ग्रुप में होगा वो उसे एक्सप्लेन करेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर उस बच्चे को नहीं समझ में आ पा रहा है, वो बच्चा नहीं समझा पा रहा है, तो जो कोई और उस ग्रुप का मेंबर है वो उसको आगे कंटिन्यू करेगा, वो उसको आगे समझाएगा। तो उस बच्चे को भी समझ में आएगा कि हाँ मैं कहाँ लैग कर गया था, मुझे ये चीज सीखनी है, ये चीज मैं नहीं बोल पाया। तो उससे क्या है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर किसी को लीडर बनाया तो उसमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अपने ग्रुप को लीड कर सकूं। तो हर तरह की जो एक तरह से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और हर तरह का डेवलपमेंट, एक बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में हम देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के बेसिकली बेनिफिट क्या है, जब आप कोई ग्रुप टास्क करते हो, आप कोई साथ में मिल काम करते हो तो वो बहुत एंजॉयफुल, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉयबल होता है आपके लिए, आप काफी एंजॉय करते हो उस चीज को। तो इट इज वेरी एंजॉयबल टू द स्टूडेंट्स। बच्चा जिस चीज में मजे लेगा, जिस चीज को वो बच्चा एंजॉय करेगा, तो वो चीज वो बच्चा लेट टाइम तक याद रखेगा, उसे वो चीजें समझ में आएंगी और वो चीजें उसके माइंड में एक लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंटरैक्टिव। कोऑपरेटिव लर्निंग इज बेसिकली इंटरैक्टिव। आप सिर्फ, जो मैंने बताया कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करना भी सीख रहे हो, आप एक दूसरे से सीख रहे हो, तो आपकी इंटरेक्शन हो रही है दूसरे बच्चों से। तो दिस इज इंटरैक्टिव। थर्ड पॉइंट इज बच्चा डिसीजन लेना सीखता है, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है। तो जब बच्चा डिसीजन खुद लेता है, बच्चा खुद रिएक्ट करता है, वो खुद सोचता है उस चीज के लिए, तो वो चीज जो उस बच्चे को ज्यादा टाइम तक याद रहेगी अदर देन वो उस चीज को सिर्फ पढ़े। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द फ्यूचर। इसमें क्या है, जैसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, बच्चा सीख रहा है कि कैसे उसे काम करना है, साथ में काम करना है। तो इससे क्या है, बच्चे के अंदर एक टीम वर्क जनरेट होगा, ब्रदरहुड जनरेट होगा। तो इस जितनी भी ये तरह के इमोशंस है, वो एक तरह से इमोशंस डेवलपमेंट जो एक बच्चे के अंदर है वो होंगी इन कोऑपरेटिव लर्निंग। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक दिस और द बेसिकली बेनिफिट्स। उसमें हमने पढ़ा कि इंजॉयबल होता है, इंटरैक्टिव होता है, बच्चा डिसीजन मेकिंग खुद सीखता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, उस चीज को ज्यादा देर तक याद कर सकता है, उस चीज को ज्यादा देर तक याद समझ के रखता है। देन इससे क्या है, बच्चे के इन फ्यूचर जब वो सोसाइटी में आएगा, जब वो सोशल होगा, बच्चा सोशलाइज होगा, तो उस बच्चे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज ही नो कि उसको एक टीम में कैसे वर्क करना है, उसे लोगों से कैसे इंटरेक्शन रखनी है। तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है बच्चे के, किसी भी छोटे बच्चे के लिए या किसी भी इंसान के लिए चीजों को समझने में और सोशलाइज होने में।
cooperative learning is very important. Now what are the characteristics of cooperative learning? cooperative learning के characteristics में हमारा first point है, according to James A. Duplass हम पढ़ेंगे. उन्होंने बोला है टीचर सुपरविजन. टीचर सुपरविजन यानी कि जो टीचर है उसको ये नहीं है कि उसने कोऑपरेटिव टास्क बच्चों को ग्रुप में बना के दे दिया और वो क्लास से बाहर चला गया या कहीं और कुछ चीज में अपना इंडल्ज हो गया है. ऐसा नहीं है. अगर टीचर ने कुछ काम दिया है उनको कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब उनको कोई ग्रुप टास्क दिया है तो टीचर का ये रोल है कि वो उनको सुपरवाइज करे, वो देखे कि बच्चा क्या कर रहा है, वो सिर्फ उन्हें समझता रहे. अगर कुछ गलत कर रहा है तो उन्हें समझाए कि बेटा यहाँ पे आपने चीज गलत की है. और अगर कोई बच्चा टीचर से कोई क्वेश्चन पूछे तो टीचर आंसरेबल हो उस चीज के लिए. तो दिस इज टीचर सुपरविजन. देन इज हेटेरोजीनियस ग्रुप. हेटेरोजीनियस ग्रुप में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि बच्चों का जो ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप नहीं बनाना है कि एक ही ग्रुप में सारे इंटेलिजेंट बच्चे आ जाए, एक ग्रुप में आप सारे जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको आप डाल दो, तो फिर ये एक बच्चों में इक्वालिटी नहीं रहेगी, वो सारे जो ग्रुप्स हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे. तो हेटेरोजीनियस ग्रुप का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऐसा हो जिसमें हर तरह का बच्चा हो, जिसमें टॉपर भी हो, जिसमें मिडॉकर स्टूडेंट भी हो, जिसमें लोअर स्टूडेंट भी हो, हर तरह का हर कैटेगरी का स्टूडेंट आना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से चीजें समझ पाए और वो जो ग्रुप है, एक सिंगल ग्रुप है, वो बाकी ग्रुप का कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव हो पाए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में क्या है, जो बच्चा है उसको हम जब वो कुछ चीज कर रहा है अपने ग्रुप में तो हम जो आपस में बच्चे हैं वो उसको अप्लॉज करें, उसे अप्रिशिएट करें किसी काम को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इट इज वेरी इंटरेक्टिव. आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है आपकी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है, तो उससे क्या है एक बच्चे का एप्टीट्यूड जनरेट होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में ये है कि एक बच्चा अपने आप उस ग्रुप से कैसी चीजें सीख रहा है, वो किसी एक टास्क को जो उसको ग्रुप में दिया जा रहा है वो कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी लर्निंग कैसी चल रही है एक ग्रुप में, वो उसकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है. देन इज सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स में क्या है, इट नीड्स टू एस्टैब्लिश रूल्स. इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है उनको एक प्रॉपर मैनर, एक अप्रोप्रिएट मैनर सिखाना है, कैसे उन्हें बात करनी है, कैसे उन्हें इंटरेक्ट करना है, वो एक दूसरे से लड़ाई ना करें, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, तो वो एक सोशल स्किल्स में आ जाता है इन कोऑपरेटिव लर्निंग. नाउ ग्रुप प्रोसेसिंग. ग्रुप प्रोसेसिंग में क्या है कि जो जब उन बच्चों को एक ग्रुप में टास्क दे दिया है तो उनकी एक्टिविटी के द्वारा मतलब एक्टिविटी के दौरान बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे ग्रुप में कैसा बच्चा है, वो कितना काम कर सकता है, तो उसको उतना काम दिया जाए. जिस बच्चे का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उसे अच्छे से काम दिया जाए ताकि जो काम है वो जल्दी कंप्लीट हो, एक जो ग्रुप का गोल है वो अचीव हो सके. दिस इज ग्रुप प्रोसेसिंग. ग्रुप प्रोसेसिंग इज बेसिकली आपको एक ग्रुप को प्रोसेस करना समझना है कि किस बच्चे में किस बच्चे की कितनी प्रोडक्टिविटी है, तो आप उसको उस हिसाब से एक काम डिवोट करें. Now the next point is the last point is evolution. Evolution में क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए कि जो एक बच्चा है और जो उसका ग्रुप है वो कैसा चल रहा है. मतलब इट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप असेसमेंट. जो हमने टास्क दिया है बच्चे को, जो एक कोऑपरेटिव लर्निंग का ग्रुप टास्क है, उस ग्रुप टास्क में बेसिकली सिर्फ ये नहीं है कि हमारे को उस ग्रुप को देखना है एज अ ग्रुप, हमें उस एज अ ग्रुप जो हम उस चीज को देख रहे हैं, हमें ग्रुप के साथ साथ हर एक बच्चे पे भी नजर रखनी है कि हर एक बच्चा कितना डेवलप कर पा रहा है. अगर एक बच्चा बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल नेगेटिव होता जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सारे तो कितना आगे आगे इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस बच्चे पे नहीं देगा, वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जाएगा बच्चे का ग्रुप पे. तो दिस वाज द evolution about the assessment. Then the next point is next is the merits and demerits of cooperative learning. Now in merits of cooperative learning, the first point is social support. बच्चा जो है वो मैंने बताया socialize होना सीख रहा है. Second point is higher self esteem, achievement and retention of academic information. इसमें क्या है, बच्चे में एक confidence generate होगा, उसने कुछ achievement लिया है तो उसको
एक सेल्फ एस्टीम उसकी पॉजिटिव डेवलप होगी, उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। एक उसको एकेडमिक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उसके, अगर हमने जो ग्रुप टास्क किया है वो उनके एकेडमिक बेसिस पे है तो उसे समझ में आएगा कि हाँ मैंने जो काम किया है वो उसको आगे जाके भी जब वो उस चीज को बाद में कभी पढ़ेगा या बाद में कभी उसको कोई चीज पूछी जाएगी तो वो उसको आराम से क्लियर कर सकता है। वो चीज उसको खुद ही क्लियर होगी एंड वो बाकियों को भी क्लियर अच्छे से कर सकता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव स्कूल एटीट्यूड। एक कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, स्कूल का भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और इससे एक बच्चा बच्चा तो पॉजिटिव एटीट्यूड सीख ही रहा है, बट स्कूल को भी मतलब बच्चों को पॉजिटिव वे में कोऑपरेटिव लर्निंग सिखानी चाहिए। बेसिकली जब बच्चा छोटा होता है ना, जैसे कि उसकी प्री नर्सरी नर्सरी, इस टाइम पे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि उनको साथ में कैसे रहना है, ताकि स्कूल में जाके भी वो लोग आगे अच्छे से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें ज्यादा, उनके अच्छे फ्रेंड्स बने, वो अच्छे बॉन्ड जनरेट कर सके एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेटर एंड क्लासमेट्स। ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करता है बच्चे का अपने टीचर के लिए और अपने क्लासमेट्स उसके ग्रुपमेट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज ऑन टास्क बिहेवियर। हमारे को जो कोऑपरेटिव लर्निंग, जब हमने किसी बच्चे को कोई टास्क दिया है, किसी ग्रुप को कोई टास्क दिया है, तो उसमें क्या है, वो उनका जो उस टास्क के टाइम पे बिहेवियर है, वो ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहे हैं, ज्यादा एंग्री तो नहीं हो रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, वो लोग कितना स्मूथली उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज द बिहेवियर ड्यूरिंग द टास्क। देन द कोलैबोरेटिव स्किल्स। कोलैबोरेटिव स्किल्स इज बेसिकली वो कैसे कोलैब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे टीम वर्क में वो लोग काम कर रहे हैं। देन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रीजनिंग। इससे क्या है, मैंने बताया जैसे कि पहले भी कि इसमें एप्टीट्यूड बच्चे का डेवलप होगा। जब बच्चा किसी चीज को खुद से सोच रहा है, खुद से उस चीज को एनालाइज कर रहा है, तो उस बच्चे का खुद की रीजनिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। Now we are having 4 points for demerits of cooperative learning. First point is sometimes manipulation of groups may be necessary. बहुत बार क्या होता है कि जो ग्रुप होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है। कोई एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा उसमें उभर के आ रहा है, एक बच्चा जो है वो नहीं आ पा रहा है, तो एक पर्टिकुलरली जो हमारा जो एक मेन गोल है कोऑपरेटिव लर्निंग का, वो अचीव नहीं हो पाता है। देन क्या होता है, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा है जो फोर्स सिचुएशन में, प्रेशर में काम नहीं कर पाता है, और ग्रुप में क्या होता है हम उसको टाइम लिमिट के साथ काम देते हैं, तो वो बच्चा वो चीज नहीं कर पा रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा फोर्सफुल फील होता है, तो ये एक बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो हमें ये देखना है कि हमें कैसे बच्चों को समझाना है, हमें कैसे बच्चों से काम करवाना है ग्रुप में, जिसमें बच्चे को फोर्स भी ना लगे कि उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया है या बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी ना लगे और वो उस काम को कंप्लीट भी करे। देन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसकी डीमेरिट है। इसलिए बेसिकली जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ये हम कोशिश करते हैं कि छोटी क्लासेस में बच्चों को करा सके, क्योंकि बड़ी क्लासेस में वैसे ही बच्चों का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम उनको कोऑपरेटिव लर्निंग सिखा सके। जब हमने छोटी क्लासेस में सिखाया होता है तो वो बड़े होकर अपने आप वो उस चीज को सीख लेते हैं। जैसे कि हम जब आई रिमेम्बर जब मेरी 11th-12th क्लास थी तो हमारा प्रैक्टिकल्स होते थे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, तो यूजुअली हमारे ग्रुप्स बने होते थे। उस ग्रुप्स में हम जो काम कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो कोऑपरेटिव लर्निंग। हमें मैम ने प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए दिया है या हमने टाइट्रेशन करनी है केमिस्ट्री में, तो वो जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें कोई बच्चा है जो फनल लेके आ रहा है, कोई फ्लास्क ला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो इससे क्या होता है, ये चीजें हमने अपनी छोटी क्लासेस में सीखी थी, जो हमारे को कोऑपरेटिव लर्निंग कराई गई थी कि कैसे हमारे किसी टास्क को कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से साथ में मिलजुल के। तो दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव साइड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये एक इसके डीमेरिट में आ जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अलर्ट एंड प्रमोटिंग सक्सेस इन अ ग्रुप व्हेन यू आर वर्किंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलर्ट रहें किसी भी काम करने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हो, आप अलर्ट नहीं रहते तो वो काम बिगड़ जाता है। ये यूजुअली अगर आप ग्रुप में ना करो, इंडिविजुअल करो तो भी ये चीज रहती है, बट आप ग्रुप में करो तो बहुत बार क्या होता है कि आप बात करने में लग जाते हो, आप काम पे ध्यान नहीं देते हो, आप गप्पे मारते हो। तो उस चीज के लिए क्या है, यू नीड टू बी अलर्ट कि आपको अपना जो एक आपको जो गोल है बेसिकली वो कंप्लीट करना है, तो फॉर दैट यू नीड टू बी अलर्ट।
Now, what is basically the role of teachers in cooperative learning? Teacher का क्या role है cooperative learning में? First is teacher must know their student. Teacher को अपने students की capability पता होनी चाहिए कि जो उनका student है वो कितना capable है किसी काम को करने के लिए. वो आपस में झगड़ेंगे तो नहीं. उनको पता है कि अगर किसी दो दोस्तों के बीच, किसी दो बच्चों के बीच में बहुत rivalry है तो उन दोनों को एक ग्रुप में ना डाला जाए. अगर जब उनमें थोड़ी सी समझदारी लाई जाए, उनको समझाया जाए, फिर उनको साथ में एक ग्रुप में काम करवाया जाए, तो इस तरह से क्या है, टीचर को ध्यान रखना है कि जो बच्चा है वो किस बिहाफ पे किस तरह से काम कर पा रहा है. सेकंड इज ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर को ध्यान देना है कि जब वो स्टूडेंट का ग्रुप बना रहे हैं तो उस ग्रुप में हर तरह का बच्चा हो, जो हमने हेटेरोजेनियस ग्रुप पढ़ा था. Then next point is different learning skills, cultural background, personalities, even gender with arranging cooperative groups. इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि टीचर को जेंडर इक्वालिटी भी रखनी है जब वो एक ग्रुप जनरेट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक गर्ल्स का ग्रुप बना दे, एक बॉयज का ग्रुप बना दे. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप उनको मर्ज करके काम करना ही नहीं सिखाओगे, आप उनको कोऑपरेटिव कोलैब करना सिखाओगे ही नहीं, तो उन्हें बाद में सोशलाइज होने में प्रॉब्लम आएगी. अगर कोई लड़की है, उसने कभी सीखा ही नहीं है कि लड़कों से कैसे बात करनी है, स्कूल में कैसे समझाना है या कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है, तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसको प्रॉब्लम आएगी सोशलाइज होने में, उसे डर लगेगा बात करने में किसी से भी. एंड ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, वाइस वर्सा, सेम फॉर द बॉयज. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर जो है, जब उसने काम दिया है किसी ग्रुप को, तो टीचर को एक एज अ कोच काम करना है टू फैसिलिटेट द ग्रुप, एंड ही और शी शुड आल्सो बी अ स्पेक्टेटर. उन्हें ध्यान से देखना है कि वो क्या काम कर रहे हैं. बच्चों को सिखाना है, उस टीचर को, मतलब किसी भी टीचर को कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसे टीच करना है बच्चों को कि वो आपस में एक दूसरे को टीच कर सकें. कि टीचर शुड टीच चिल्ड्रन टू टीच देमसेल्व्स ओनली एंड ईच अदर, कि वो एक दूसरे को समझा सके. नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. टीचर को ही सिर्फ मतलब बच्चों पे काम छोड़ के, ये नहीं है कि आपने काम दे दिया है और बच्चा ही वो खुद काम करे. आपको बच्चों को समझाना भी है, और इतना भी नहीं समझाना है कि आप ही सारा टास्क कर दे, बच्चा कोई टास्क करे ही ना और वो ग्रुप कुछ काम करे ही ना. तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए. टीचर को ये चीज भी ध्यान में रखनी है. नाउ इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स आते हैं, लाइक टीचर को क्या क्या चीजें समझनी है और क्या क्या उसको प्लानिंग करनी है बिफोर अ कोऑपरेटिव टास्क. सबसे पहला है प्री इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग. हमारे को समझना पड़ेगा कि हमारे को क्या समझानी है. उसका पहले एक हमारे को माइंड मैप तैयार करना पड़ेगा कि हम जब बच्चे को कुछ किसी क्लास में कुछ ग्रुप का टास्क देंगे तो उसमें कैसे हमें ग्रुप बनाने हैं, हमें वो चीज पहले से सोच के रखनी होगी. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूस द एक्टिविटी टू द स्टूडेंट्स. हमें उन बच्चों को समझाना है कि वो क्या काम करना है. उन्हें प्रॉपर मार्चिंग ऑर्डर्स देने हैं कि बेटा इस काम के बाद ये करना है, जब आपका सेकंड स्टेप हो जाए तो आपने थर्ड स्टेप पे जाना है. तो उन्हें पर्टिकुलरली हमें बताना है कि आपका जो प्रोसीजर है वो क्या है उस टास्क को करने के लिए. थर्ड इज मॉनिटर एंड इंटरवेन, यानी कि आपको उसको टास्क को मॉनिटर भी करना है, एंड अगर जरूरत पड़े तो आपको पीछे बच्चों को समझाने के लिए भी जाना होगा कि हाँ बेटा ऐसे इस काम को करना है. आपको उस जो भी वो टास्क है उसका पूरा आपने मतलब असेसमेंट लेनी है, उसको पूरा आपने बच्चों को असाइन तो कर दिया है, बट आपको उसको असिस्ट भी करना है, साथ साथ में उनको मॉनिटरिंग भी देनी है प्रॉपर. देन इज प्रोसेस. ग्रुप प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स आस्किंग ग्रुप्स to roll their own performance and set goals for themselves to improve their cooperative work. इसमें बेसिकली ये बताया कि प्रोसेस में कि टीचर को समझना कुछ जरूरी है पहले, कि उन बच्चों को समझाने के लिए उन्हें बताना जरूरी है कि ये आपका पर्टिकुलर गोल है, आपको इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी. एंड ये जो ग्रुप टास्क होते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग वाला जो ग्रुप टास्क रहते हैं, ये बेसिकली बहुत से स्कूल्स में ये एक करिकुलम के अंदर भी आता है, एंड इसके बेसिस पे असेसमेंट के मार्क्स भी मिलते हैं. देन तो टीचर को वो चीज ध्यान में अच्छे से रखनी है कि वो असेसमेंट के मार्क्स से बच्चों को देंगे तो उन्हें पूरा समझ में आना चाहिए कि जब कोई ग्रुप काम कर रहा है तो उस ग्रुप में किस बच्चे ने कितना काम किया है, किस बच्चे ने कितनी चीजें, सिर्फ काम करना मैटर नहीं करता है, किस बच्चे ने कितनी नई चीजें सीखी है वो भी मैटर करता है. बिकॉज कोऑपरेटिव लर्निंग का बेसिक हमारा मोटिव ही ये है कि बच्चा सीखे चीजों को. देन रोल ऑफ स्कूल का क्या रोल है. स्कूल में बेसिकली यही बताया गया है कि प्राइमरी क्लासरूम्स में यंगर चिल्ड्रंस को ड्यूरिंग देयर प्री स्कूल्स उन्हें समझाना चाहिए, उनके एलिमेंट्री स्कूल्स में उन्हें कोऑपरेटिव लर्निंग को इंक्लूड करना चाहिए स्कूल के करिकुलम में. तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्कूल, टू प्रोवाइड देयर पीयर सपोर्ट. बच्चा
जो बच्चा है उसको सपोर्ट करो, आप आगे अप्रिशिएट करो किसी काम को करने के लिए। देन encourage टू लर्न मटेरियल इन ग्रेटर डेप्थ। बच्चे को ये समझाना है कि किसी चीज को सिर्फ ऊपर ऊपर समझने से हम ये नहीं बोल सकते कि हमें वो चीज समझ में आ गई है। सिर्फ पढ़ने से वो चीज समझ में नहीं आती है। जब तक हम उस चीज को प्रैक्टिकली ना करें, उस चीज को प्रैक्टिकली ना समझें, साथ में बैठ के उस चीज पे डिस्कशन ना करें, तब तक वो चीज जो है वो सिर्फ हमारे को एक शॉर्ट टाइम के लिए हमारे माइंड में रहती है। जैसे बहुत बार क्या होता है, एग्जाम्स जब हमारे आ रहे होते हैं तो हम लोग ग्रुप स्टडीज करते हैं। ग्रुप स्टडीज में क्या होता है, बेसिकली हम मजे मजे में, मस्ती मस्ती में जो चीजें हम याद करते हैं, बहुत बार ये होता है कि हमारे एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन आता है और हमारे को वो चीज याद रहती है, हम उसको इंटरलिंक कर लेते हैं कि हमने ऐसे बात की थी तो उसका आंसर ये होना था। तो बेसिकली एक ग्रुप टास्क का, एक कोऑपरेटिव लर्निंग का बेसिक मीनिंग यही है कि बच्चा अच्छे से सीखे, मस्ती करके सीखे, उसको पढ़ाई बोझ ना लगे, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले, टू जनरेट इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट for their studies. So I'm done with my topic. Very nicely explained by you, Divyanshi. एंड मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव लर्निंग टॉपिक अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में या यहाँ पे पूछ लेना। वैसे अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो आज मीटिंग बाय द गॉड्स ग्रेस एंड नहीं हुई है। आई डोंट नो कि सेटिंग्स चेंज हो गई है जूम की या क्या हुआ है, बट इट विल बी गोइंग कंटिन्यूइंग आई थिंक आगे भी। तो अब आप मुझे पहले ये बताइए कि कल जितने हमने किए थे या फिर और जो आज हमने किए हैं, तो वो सबको अगर अंडरस्टूड है तो क्या हम आगे का टॉपिक ले लें या फिर आप उसको आगे करेंगे? आई थिंक पीर वाला थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है एज पर द कोऑपरेटिव एंड राइट क्या था ठीक है। कोऑपरेटिव तो आई लर्निंग और थिंक पीर फटीग वाला से। का हाँ फटीग और एक और भी था, कोऑपरेटिव के अलावा भी एक और टॉपिक था, कोलैबोरेटिव वाला है शायद ना, जहाँ डिफरेंशिएशन आना था। हाँ वो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग है, वो हाँ डिफरेंशिएशन। राइट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेटिव है। कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव तक फिनिश कर लेते हैं क्योंकि पीर बहुत बड़ा टॉपिक है और बीच में ब्रेक करना सही नहीं रहेगा। तो आई पर्सनली फील कि पीर कल पूरा कंप्लीट करना चाहिए हमें। ठीक है बाकी आप बता दो। अगर नहीं ठीक, वो उसके लिए मैम ने कुछ नहीं बोला है, वो हमारे ऊपर है। देखो मैम ने क्वेश्चंस दे दिए, वो हमें ही कंप्लीट करने हैं, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन आपस में रिलेट कर रहे हैं हाँ तो उसको हम कंटिन्यूएशन में कर लेते हैं, नो इश्यूज। आप बताओ सब लोग, अगर आप लोग उससे एग्री हो तो आप प्लीज अपना रिएक्शन या थंब दे दो सो दैट कि हम लोग आगे कंटिन्यू कर लें। राइट तो लवली, एक्चुअली पीयर वाला मैंने रेडी किया था तो आई विल एक्सप्लेन टुमारो। तो आप अगर ये थर्ड वाला डिफरेंशिएशन जिसने भी किया हो तो प्लीज वो एक्सप्लेन कर दे उसको। मैं कर देती हूँ कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव जो है वो मैं ठीक है। हाँ, कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अभी हम समझ ही चुके हैं कोऑपरेटिव क्या है और कोलैबोरेशन क्या है। अगर इनकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप अपना डिफरेंस बता दूंगी, उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोऑपरेटिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोऑपरेटिव कोलैबोरेशन में कोऑपरेटिव कहता है रिसीव ट्रेनिंग इन स्मॉल ग्रुप सोशल स्किल्स, यानी कि जब हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो हम स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं जहां पर हम स्किल को एक्वायर करने की या लेने की या स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कोलैबोरेशन में क्या होता है, स्किल्स ऑलरेडी होती हैं बट हम उन्हें क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। हमारे अंदर स्किल्स होती हैं, बिल्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स, यानी हमारे अंदर ऑलरेडी वो चीजें होती हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और चीजों को और कहते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शंस में लेकर जाते हैं। तो फर्स्ट क्या डिफरेंस है, कोऑपरेटिव में हम स्किल्स को डेवलप करते हैं और कोलैबोरेशन में हम उसे एनहांस करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ द सेकंड पॉइंट, एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड विद ईच स्टूडेंट हैविंग अ स्पेसिफिक रोल, यानी कि जो कोऑपरेटिव है वहां पर एक स्पेसिफिक रोल होता है। यानी हम जब कोलैबोरेट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, किसी के साथ एसोसिएट होकर कोई चीज सीखते हैं, तो एक स्पेसिफिक रोल को सीखने के लिए या स्पेसिफिक चीज को हम प्री प्लान्ड होते हैं, प्री आइडेंटिफाइड होते हैं कि हमें ये चीज सीखनी है या समझनी है या लानी है अपने अंदर, जैसी स्किल्स की बात हम कर रहे हैं। और जब बात करते हैं हम कोलैबोरेशन की, तो वहां पर क्या होता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइज एंड नेगोशिएट एफर्ट्स देम, यानी ऑलरेडी उनके अंदर एक टारगेट होता है, वो क्या करते हैं उस टारगेट के हिसाब से अपनी लाइफ को या अपने लाइफ के चैलेंजेस को या अपने पाथ को क्लियर अप करते हैं।
ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, ऑब्जर्व, लिसन एंड इंटरवीन, यानी इन अ ग्रुप व्हेन नेसेसरी। यानी हम क्या कहते हैं कोऑपरेटिव में टीचर्स का मतलब यहाँ पे केवल टीचर स्टूडेंट नहीं होता है। कोऑपरेटिव में क्या हुआ, वो लोग जो लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं, जो एक ए बी से सीख रहा है या बी ए से सीख रहा है, वहां पर हम चीजों को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं और अपने आप को रेक्टिफाई करके चीजों को सीखते हैं। और कोलैबोरेशन में क्या होता है, द एक्टिविटी इज नॉट मॉनिटर्ड बाय इंस्ट्रक्टर, यानी कोई वहां पे इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। द टीचर गाइड द स्टूडेंट टू द इंफॉर्मेशन नीडेड, यानी टीचर यानी कि जो पढ़ा रहा है या समझा रहा है या जिससे सीख रहे हैं, हम उससे गाइडेड होते हैं, यानी उससे डायरेक्शन लेते हैं, हमें ऑलरेडी चीजें पता है। तो ये सारा जो मैं बता रही हूँ डिफरेंस, आप फिर से अगर नोटिस करो तो ये सारा फर्स्ट पॉइंट से एसोसिएट हो रहा है कि कोऑपरेटिव क्या है, चीजों को एक्वायर करना, कोलैबोरेशन क्या है, एक्वायर्ड चीजों को एनहांस करना। जैसे हम थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे हैं, वहां पर हमें कोई मॉनिटर नहीं करता या हमें कोई चीज एबीसीडी रटाता है, सिखाता नहीं है, वहां पर हमें ऑलरेडी एबीसीडी आती है, बट उसके डिफरेंट स्टाइल्स बताता है, ऐसे ऐसे लिखो तो और स्मार्ट लगेगा लिखने का तरीका। सो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ अ क्लास इवैल्यूएशन, ये हुआ कोऑपरेटिव। एंड कोलैबोरेशन में बोल रहा है रिटेन ड्राफ्ट टू कंप्लीट द फर्दर वर्क, यानी क्या कह रहा है यहाँ पर, कोऑपरेटिव में हम काम क्यों करते हैं, इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएशन का मतलब जैसे अभी दिरांशी ने बताया, इवैल्यूएशन का मतलब चीजों को इवैल्यूएट करना, प्रीवियस क्या थी, अभी क्या है, कितना इम्प्रोवाइज हुआ है, कैसे हम कर सकते हैं, अपने आप में अपने आप को जज करना या किसी और को जज करना। और यहाँ कोलैबोरेशन में क्या है, स्टूडेंट रिटेन ड्राफ्ट टू कंप्लीट फर्दर वर्क, वहां पर कोलैबोरेशन में हम काम इस तरीके से करते हैं जिससे कि हम आगे की चीजों को जोड़ सके अपनी प्रीवियस चीज से, या फिर हम आगे चीजों को प्रोसीड कर सके, पर्टिकुलर चीज को हम आगे बढ़ा सके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नाउ एसेस इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, यानी यहाँ पर क्या होता है, एसेस इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, एक एक की चीजें जज की जाती है, एसेस या फिर उसे सपोर्ट किया जाता है, उसे असिस्ट किया जाता है, और फिर वहां से हमारी ग्रुप परफॉर्मेंस निकल के आती है कि हाँ ये पर्टिकुलर ग्रुप ने इस तरीके से परफॉर्म किया और ये अब आगे बढ़ सकता है और ये इस चीजों में सुधर चुका है और इसने ये चीज एक्वायर कर ली है। लेकिन कोलैबोरेशन में क्या होता है, टीचर असेस इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, यहाँ पर टीचर असेस करता है, वहां क्या कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, यानी स्टूडेंट्स के जो ग्रुप बने वो अपने आप को ही असेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं अपने आप को और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ टीचर असेस कर रहा है, यानी मोटिवेट कर रहा है इस तरीके से। नाउ दिस इज द डिफरेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। नाउ कंप्लीट। यस, तो हमने क्योंकि ये भी समझ में आ गया है काफी अच्छे से टॉपिक, अगर किसी को इन केस क्वेरी है तो आप पूछ लो, क्योंकि अब हम इससे आगे कोई और टॉपिक नहीं ले रहे हैं। तो इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी तो आप अभी पूछ सकते हो, बिकॉज कंटिन्यूएशन में ही है टॉपिक, अदरवाइज फिर हम इसको एंड कर देंगे मीटिंग को। और वन मोर थिंग, मुझे एक जो चीज पूछनी थी कि लाइक देखिए अभी हम लोग जैसे सब लोग हैं, ऑब्वियसली सब लोग नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं बिकॉज वर्किंग भी है। तो मेरा जो एक कल का पॉइंट था वो यही था कि एटलीस्ट आप लोग क्लास अटेंड करें, क्योंकि देखिए अभी हम लोग जो ये लर्निंग पढ़ रहे हैं ना, कोऑपरेटिव लर्निंग, या जो कल हम पीयर पढ़ेंगे, उसमें भी यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा अगर लर्निंग उसमें होती है, क्वेरीज भी उतनी ही आती हैं, और जितनी ज्यादा क्वेरीज आएंगी उतनी ज्यादा मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। तो आर यू ऑल एग्री विद दिस? यस, हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो फिर हम इस सेशन को यहीं पे एंड करें, और अगर कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहता है या कहना चाहता है तो प्लीज आप चित्रा, मुझे एक चीज कहनी थी हम्म, कि जैसे आपने कहा कि क्वेरीज के लिए, तो क्वेरीज अगर सपोज अभी तो मेरे ये टॉपिक्स पढ़े हुए नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं इनको पढ़ के फिर बाद में भी तो हम लोग पूछ सकते हैं। हाँ मेरा यही है, देखो आज हाँ। अगर हमने कोई टॉपिक लिया है तो ऑब्वियसली सब लोग सारे टॉपिक्स तो प्रिपेयर नहीं करते हैं, है ना, हम लोग अपने अपने प्रिपेयर करते हैं, बाकियों को सुनते हैं, फिर जब हम लोग खुद से उसे रीडिंग करेंगे, नोट्स बनाते हैं, और अगर कोई क्वेरी आती है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उन क्वेरीज को ले लें, है ना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें।
तो आप बताइए हाँ, इफ यू और ऑल आर अग्री विद दिस। चित्रा जी इसमें मैं अग्री हूँ, मेरे को भी सही लग रही है ये बात, लेकिन एक चीज इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे आज हमने यहाँ तक कर लिया कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव तक, कल हम पीर करेंगे और पीर में मान के चलिए पूरा टाइम चला जाएगा, क्योंकि पीर बहुत लेंदी है और उसका तरीका बहुत बहुत अलग अलग है, उसके मतलब कंटेंट्स अलग है। ठीक है, अब हम कल की क्लास भी हमारा पीर में चला जाएगा। मेरा ये कहना है एक यूनिट फिनिश होने के बाद ना हमें जो 40 मिनट्स का फर्स्ट सेशन होता है उसमें 20 मिनट्स एटलीस्ट हमें ये डिवोट करना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट फिनिश हुई है उसमें अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, जो लोग आए हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन है एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग क्लासेस, अगर उसमें किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो वहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं। 20 मिनट्स इज नॉट बिग डील। एग्जैक्टली लवली, मैं बिल्कुल अग्री हूँ इससे, इसलिए मैं ना बार बार बोलती भी हूँ कि आप लोग लेकिन आप ये भी देखो कि कोई क्वेरी आती भी नहीं है, अगर हम टाइम भी देते हैं या हम बोलते हैं आप चैट में डालो या फिर आप क्लास ग्रुप में डालो, तो कहीं पे नॉट इवन अ सिंगल क्वेरी वी आर गेटिंग फ्रॉम एनी टॉपिक। आप चाहे रिकॉर्डिंग तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाँ, मैं अगर वही कोई क्वेरी इरेज करता है तो देन दे विल गिव अ 20 मिनट्स। इफ दे आर नॉट इरेजिंग एनीथिंग देन वी कैन स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स। व्हाई वी आर वेस्टिंग, बिकॉज़ नाउ एग्जाम्स आर कमिंग यार। यस मेरा खुद यही होता है कि देखो रन करने से बेटर है कि हम जो चीजें अब पीछे करते जा रहे हैं वो एज इट इज बस होती ना जाए, आप उसको वहीं क्लियर करते जाओ। जब हम आगे बढ़े तो एटलीस्ट हमारे प्रीवियस टॉपिक अच्छे से खत्म होने चाहिए और अंडरस्टूड होने चाहिए, राइट। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर किसी को क्वेरी आती है तो प्लीज आप पूछो, चाहे सेशन एंड में पूछो, चाहे बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें आप करो। सबसे पहले आप क्वेरी ले लो प्रीवियस सेशंस की, ठीक है, और आप लोग पूछा करो। देखो अब क्या हो रहा है कि नाइट में भी सेशन ना लवली करवाते हैं, कभी कृति करवाते हैं। देखो ये लोग भी अपना एक टाइम निकालते हैं इसी वजह से कि कोई क्वेरी जो यहाँ पर तो ये लोग एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, है ना, बट देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता 2-2 सेशंस वो कर पाना है, तो इसीलिए हमें लगता है कि अगर हम एक टाइम पे टाइम दे रहे हैं तो वो हमारा अच्छे से फ्रूटफुल होना चाहिए, राइट, है ना। तो अगर कुछ आता है तो प्लीज आप लोग ना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होते ही आप सबसे पहले क्वेरीज ले लो। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि आप सेशन 12 o'clock स्टार्ट होता है, आप ग्रुप में एटलीस्ट अपनी क्वेरी डाल दो, तो जो जिसने भी वो टॉपिक कवर करा होगा लास्ट सेशन में, वो उसको सेशन स्टार्ट होते ही सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कर देगा, हमें पूछने की भी। तो 11:30 पे आप एटलीस्ट अपनी क्वेरीज ग्रुप में डाल दो कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी ये क्वेरी है, तो जिसने एक्सप्लेन करा होगा वो सेशन स्टार्ट होते ही उसे फिनिश कर देगा। इनफैक्ट जो लोग अटेंड नहीं भी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जिससे कि वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी और फिर उसके ग्रुप में जब शेयर होगी तो जो लोग नहीं भी अटेंड कर पाते उनके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देन सो आई थिंक एवरीवन इज एग्रीड विद दिस, सो शैल वी एंड दिस मीटिंग नाउ। और अगर जिसको भी देखिए अब तक की आती है तो वही आप 11:30 पर क्वेरीज प्लीज ग्रुप में डालना, और इन केस नहीं भी डाल पाते हो तो सेशन स्टार्ट होती है आप अपने आप अनम्यूट करके आप बोलो कि मेरे को ये क्वेरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो ओके, थैंक यू। चलो हैव अ नाइस डे। यू आर अ वेल मैनेजमेंट मतलब मैनेजर। वही अभी पता है कल टॉपिक आएगा पीयर वाला, उसमें वही होता है ना कि ये वो चलता है, एक ट्यूटर है एक ट्यूटी है, ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं ट्यूटर, अभी मैं कभी कभी ट्यूटर होती हूँ तो मैं मैनेजर हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो लोग है ना वो लोग इतने अच्छे से इस चीज को आप लोग ना सपोर्ट कर रहे हो कि हमारी क्लास ना विदाउट मैम भी बहुत अच्छे से जा रही है। मतलब हमें इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम कि हम लोग को ये फील लगे कि नहीं हमारी क्लास ना वेस्ट हो जाती है या हम लोग टाइम निकाल रहे हैं तो वो मैम के बिना फ्रूटफुल नहीं है ना। राइट। So thank you so much. Bye bye. बाय बाय। दिव्यांशी थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लवली आपने भी। ओके, बाय बाय। Yes.